सवाल है कि किस कानून के तहत अमेरिका ने हमला किया। आईएईए की कोई रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान हथियार बना चुका है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान के पास बम है। ईरान इनकार करता रहा। अभी बहस चल रही थी कि बम होने के सबूत हैं या नहीं। अमेरिका ने बम होने की संभावना के नाम पर बम गिरा दिया। आप देख सकते हैं कि तर्क की जगह ताकत का जोर है। बात गलत सही की नहीं है, बात अमेरिका की है, इसराइल की है। अमेरिका के ही कई सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने किसी दूसरे देश पर हमला करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। कई प्रतिनिधियों ने कहा है कि यह अमेरिका के संविधान का उल्लंघन है। भारत में ऐसे वक्त में सवाल उठाने वाले को देशद्रोही कहा जाता है। मुझे भी नहीं पता कि बीजेपी के करोड़ों समर्थक, बीजेपी के समर्थकों के अलावा बाकी जनता जो इसमें ट्रेन हो चुकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सवाल नहीं करना चाहिए, वो इन खबरों को कैसे देखेगी? क्या वह समझ भी पाएगी कि हमला करने की खबर के आते ही अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के कई सारे सदस्य ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात करने लगे, बम गिराने की निंदा करने लगे। कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि जब भी अमेरिका महान बनने के करीब होता है, हम किसी विदेशी जंग में शामिल हो जाते हैं। अगर नेतन्याहू ने ईरान पर बम नहीं गिराया होता तो इसराइल की जनता पर बम नहीं गिर रहे होते। इसराइल एक परमाणु हथियारों से संपन्न देश है, यह हमारी लड़ाई नहीं। रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के हमला कर संविधान का उल्लंघन किया है। मैं कांग्रेस में अपने सहयोगियों के साथ प्रशासन से जवाब मांगती हूं। इस ऑपरेशन ने अमेरिकी नागरिकों को खतरे में डाल दिया है और इलाके में युद्ध भड़कने के आसार बढ़ गए हैं। एक और रिप्रेजेंटेटिव है शॉन कास्टन, उन्होंने भी आलोचना की है। कहा है कि यह हमला परमाणु हथियार है या नहीं, इसे लेकर नहीं है। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसे किसी देश पर हमला नहीं किया जिसके तुरंत परमाणु बम बना लेने का खतरा ना हो, वह भी बिना कांग्रेस की मंजूरी के। यह साफ साफ अपराध है। कांग्रेस की एक और सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर बम गिराना संविधान का उल्लंघन है। युद्ध को लेकर कांग्रेस को जो अधिकार मिला है उसका उल्लंघन है। इसी आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए। भारत में गोदी एंकर ही कूद पड़ते। आपने आलोचना कैसे कर दी? राष्ट्रीय सुरक्षा का वक्त है, आपने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कैसे पूछ दिया? हिंदी प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि गोदी मीडिया ने कई बड़े सवालों पर चुप्पी साधी और पूछने पर ही उल्टा जनता और विपक्ष पर हमला बोला। नतीजा क्या निकला आज तक किसी को पता नहीं। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी कहां हैं, कौन थे? उससे पहले और सबसे पहले पहलगाम में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन ट्रंप के अभियानों की समर्थक रही हैं। देखिए कि युद्ध के विरोध को लेकर कितनी मुतमईन है कि इस वक्त भी युद्ध के खिलाफ बोल रही हैं। उन्हें जो गलत लगता है गलत बोल रही, बल्कि जब कांग्रेस की सदस्य ओकासिया ने ट्रंप की आलोचना की तो टेलर ग्रीन ने उन्हें सुना दिया कि यह आपका दोहरापन है। आपने यूक्रेन युद्ध को फंड करने के लिए वोट किया, बाइडेन के फैसले का साथ दिया। आपको युद्ध का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यही नहीं, ट्रंप के एक समर्थक हैं और मशहूर समर्थक हैं स्टीव बैनन। इन्होंने भी ईरान पर बम गिराने को लेकर कूद कूद कर स्वागत नहीं किया है। कहा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के कई समर्थकों को अच्छा नहीं लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप को अपने समर्थकों से बात करनी पड़ेगी। उनके बहुत से समर्थक इसराइल के समर्थक हैं, लेकिन तब भी वे युद्ध नहीं चाहते। जब हमारी चॉइस नहीं थी तो हम इस युद्ध में क्यों शामिल हुए? स्टीव बैनन का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में कैसे फर्क किया जा सकता है। दोनों एक हो चुकी हैं। तो एक तरफ ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, इसराइल के दबाव में आ गए हैं, दिख भी रहा है, दिखाया भी जा रहा है कि इसराइल अमेरिका को चलाता है। फिर भी उसी अमेरिका में लोग इसी वक्त खुलकर बोल रहे हैं। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने तो कहा है बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। ईरान पर बम गिराने के तुरंत बाद उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर भारत का कोई सांसद, विपक्ष का कोई सांसद इस तरह से निंदा कर देता या सवाल उठाता तो क्या होता? This is a statement from Donald Trump. Quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, etc."
I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard, the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The President does not have the right. अमेरिका में युद्ध के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहां के सांसदों में इस बात को लेकर गर्व करने का चलन रहा है कि वे इस्राएल के समर्थक रहे हैं। एजेंट कहने से भी बुरा नहीं मानते। ऐसे सांसद और समर्थक ट्रंप की खूब तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप को यह कदम उठाना भी था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक डीप स्टेट ही असली अमेरिका है। उस पर जिसका भी प्रभाव है, फैसला उसी का होता है और उसी के हिसाब से अमेरिका ही नहीं, यूरोप के देश भी हाँ में हाँ कहते हैं। अमेरिका ने ईरान पर बम गिरा दिया। 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन तब भी कहा जा रहा था बम कभी भी गिराया जा सकता है। इससे जुड़ी खबरें तेजी से बदलती जा रही हैं। दावे गलत हो सकते हैं, दावे सही भी हो रहे हैं। इसलिए ध्यान से इन घटनाओं को देखिए। तिमोथी स्नाइडर एक बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध के बारे में 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमले के पहले घंटे में जो दावे किए जाते हैं, उनमें से कई दावे समय के साथ गलत हो जाते हैं। कुछ भी कहिए, जो भी युद्ध शुरू करता है वो केवल घरेलू राजनीति के बारे में सोचता है। युद्ध क्यों किया, इसकी दलील समय के साथ बदलती रहती है। मकसद क्या था, हासिल हुआ या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है। युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल। दुनिया में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ताकत का जश्न मनाया जा रहा है। मध्य पूर्व का भविष्य कैसा होगा, वैसे उसका वर्तमान ही कैसा है। मध्य पूर्व के देश कई देशों का अखाड़ा बन चुके हैं। उन्हें सोचना होगा कि उनकी जमीन कब तक इसराइल और अमेरिका के सैनिक उद्योगों के मुनाफे के काम आती रहेगी, और जनता को बेवकूफ बनाने के दोनों देश अपने अपने देश को ग्रेट बना रहे हैं। कहा जाता है कि इस इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इसकी संभावना लगती नहीं। इसके लिए जरूरी है कि मध्य पूर्व के तमाम देश ईरान के लिए अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरें या चीन या रूस का साथ दें। तभी कई देश आमने सामने होंगे और उसका स्वरूप विश्व युद्ध जैसा होगा। ऐसा होना फिलहाल मुमकिन नहीं लगता। जंग ना हो यही अच्छा है, लेकिन जंग तो हो रही है। ईरान और इसराइल के बीच हो रही है, जिसे इसराइल ने शुरू किया और अब अमेरिका कूद पड़ा है। क्या इस इलाके में बड़ी जंग होगी? हर बार कहा जाता है, ना हो तो अच्छी बात है। जंग बड़ी हो या छोटी हो, जारी तो है ही। गजा में जो नरसंहार चल रहा है, उससे बड़ी जंग क्या हो सकती है? हर दिन वहां के लोगों पर बम गिराए जाते हैं और मारे जाते हैं लोग। 21 जनवरी को यूरोप के कई देशों में हजारों हजार लोगों ने गजा में जारी नरसंहार को रोकने के लिए मार्च किया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।